हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से लेके आ गए हैं क्लास 9th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमारा जो लास्ट वीडियो का टॉपिक था फ्रांस अबोलिशस मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक, आज उसका पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना था कि जो किंग थे लुइस 16, उन्होंने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज तो कर दिया था, पर वो उसको हटाना चाहते थे। तो वो क्या कर रहे थे, नेबरिंग कंट्रीज जो थी उसमें प्रूशिया जो थी उसके किंग के साथ सीक्रेट नेगोशिएशंस कर रहे थे। ठीक है, क्यों? और आसपास के जो किंग थे वो भी डरे हुए थे कि कहीं फ्रांस जैसा रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ अगर हो गया तो हमारी भी गद्दी चली जाएगी। तो वो लोग एग्री करते कि ठीक है, हम लोग लुइस 16 की हेल्प कर देंगे और ये जो रिवॉल्यूशन करके नेशनल असेंबली पावर में आके बैठा है हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। हम हमारे ट्रूप्स को फ्रांस में भेजेंगे, राइट, ट्रूप्स भेजेंगे फ्रांस में। उससे पहले ही नेशनल असेंबली क्या करती है, वोटिंग करती है और प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देती है। जब वॉर डिक्लेयर होता है तो बहुत सारे वॉलंटियर्स जो होते हैं वो लोग ज्वाइन करते हैं आर्मी को, ये सोच के कि ये वॉर जो है वो पीपल वर्सेस किंग का वॉर है, राइट। तो वो लोग वॉलंटियर्स बन के आते हैं और आर्मी को ज्वाइन करते हैं और ऑस्ट्रिया और प्रूसिया से लड़ाई हो जाती है। ये सब होता है। अब जो वॉर होता है उसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं, इकोनॉमिक लॉस भी होता है। ठीक है, तो और उस टाइम पे जो नई असेंबली बनी थी, जो गवर्नमेंट बनी थी, उसमें कौन थे? थर्ड स्टेट के लोग थे, है ना। उसमें भी कौन थे? जो रिच लोग थे। जो छोटे लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको तो कोई राइट्स था ही नहीं उस टाइम भी। तो अब जब इतना रिवॉल्यूशन सक्सेस हुआ तो पीपल्स के दिमाग में आने लगा कि हमें इस रिवॉल्यूशन को और कैरी करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से आगे जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि आगे क्या होता है। ठीक है, तो चलो पहले आप लोग इस चार्ट को नोट कर लीजिए। हर बार की तरह हम लोग चार्ट बनाएंगे। ठीक, लार्ज सेक्शन वाज कन्विंस्ड टू कैरी द रिवॉल्यूशन फर्दर। पॉलिटिकल क्लब्स वर फॉर्म्ड। जैकोबिन क्लब, ये तो एक हो गया, ये पॉइंट याद करना। अब जैकोबिन क्लब की डिटेल्स इस चार्ट में मैंने पॉइंट वाइज दी है, इसको हम लोग थोड़ा आगे ग्राफिक्स पे भी समझेंगे, डिजाइन मतलब थोड़ा अच्छे से समझेंगे। और ये समर ऑफ 1792, इसको भी मैंने पॉइंट्स में लिख दिया और इसको हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इस चार्ट को अपनी नोटबुक में, तीनों चार्ट को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है, फर्दर रिवोल्यूशन होता है। क्यों होता है? नेशनल असेंबली जो बनी थी, क्या चीज? नेशनल असेंबली। ओके, उसमें कौन लोग थे? उसमें थर्ड स्टेट के लोग थे, पर जो रिच पीपल थे वो लोग थे। उसमें वोटिंग राइट्स किसके पास थे? 24 ईयर्स से ज्यादा के मेंस के पास, वुमेन्स के पास नहीं थे। वो भी कौन लोग? जो कि अमीर थे, जो टैक्स भर सकते थे, राइट। और उससे इलेक्टर्स आते थे, 50,000 लोग इलेक्टर्स आते थे, फिर वो लोग नेशनल असेंबली डिसाइड करते थे, राइट। ये सब था। अब जो वहाँ की गरीब पब्लिक थी वो भी सोचने लगी कि हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए, हमें भी वोटिंग राइट्स चाहिए। ये देखो, जैसे कि ये थर्ड स्टेट के लोग हैं, इनमें बड़े लोगों के पास राइट्स थे, गरीब लोग को इन्होंने बाहर कर रखा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव राइट्स टू ओनली रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सही बात है, यही हमने पढ़ा कि खाली अमीर लोगों के पास सारे राइट्स थे। ठीक है, और लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वाज लेस प्रॉस्परस एंड वर डिमांडिंग इक्वल राइट्स। और जो बहुत लार्ज सेक्शन था पॉपुलेशन, फ्रांस का जो पॉपुलेशन था उसका लार्ज सेक्शन उस टाइम क्या था, गरीब था, और वो इक्वल राइट्स का डिमांड कर रहे थे। ठीक है, तो क्या होता है, वहां पे पॉलिटिकल क्लब्स बनते हैं बहुत सारे। ये पॉलिटिकल क्लब्स क्यों बनते हैं? तो जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, वो अगर कोई भी नई पॉलिसी निकालती, हमारे टाइम पे देख ले, अभी गवर्नमेंट अगर कोई नई पॉलिसी या बिल निकालती तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं ना, ग्रुप्स में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स भी है जो इस बारे में डिस्कस करके बहुत मतलब पब्लिकली आते हैं, पब्लिक को अवेयर करते हैं कि ये पॉलिसी है, इस तरीके से होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये सही है गवर्नमेंट की पॉलिसी। ठीक है, ये डिस्कशन होता है। तो उस टाइम पे भी कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए जिसमें जो लोग पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उसको डिस्कस करना चाहती थी तो वो उस क्लब में जाके डिस्कस किया करते थे। ठीक है, political clubs became important rally points for people who want to discuss policies and plans of the government। यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी प्लान या पॉलिसी को अगर डिस्कस करना, अगर कोई आदमी इंटरेस्टेड था तो वो इस तरह के क्लब्स में जाते थे। ये एक टाइप से उनका रैली पॉइंट बन चुका था। तो उस टाइम पे एक बहुत ही फेमस, मतलब एक बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब बन के आता है जैकोबिन क्लब। ठीक है, मोस्ट सक्सेसफुल क्लब वाज जैकोबिन क्लब, राइट। अब जैकोबिन क्लब क्या है, ये देखो, ये जैकोबिन क्लब का सिंबल था। ठीक है, जैकोबिन क्लब के अंदर मेनली कौन लोग थे? लेस प्रोस्पेरस लोग जो सोसाइटी के थे, यानी थर्ड स्टेट के वो लोग जिनके पास अभी भी राइट्स नहीं आए थे।
ऐसा नहीं कि इस क्लब में सिर्फ इन्हीं लोगों को परमिशन थी, आ तो सब सकते थे, पर मेनली इसके अंदर जो मेजोरिटी ग्रुप थे वो इनके थे। मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब वो मेनली लेस प्रोस्पेरस पीपल ऑफ द सोसाइटी। इसको किनके पीछे नेम किया गया था? जैकोबिन क्लब वाज नेम्ड आफ्टर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। अब कॉन्वेंट क्या होता है? कॉन्वेंट क्या है? एक रिलीजियस बिल्डिंग है, क्रिश्चियंस के अंदर होती है, एक रिलीजियस बिल्डिंग होती है, ठीक है। जो पेरिस के अंदर सेंट जैकोब के नाम के एक कॉन्वेंट था, उनके नाम पे जैकोबिन क्लब को बनाया गया, ठीक है। जैकोबिन क्लब का जो लीडर था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, यानी कि जैकोबिन क्लब को बनाने वाले का नाम है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, यही इनके लीडर थे। कौन कौन थे इस क्लब के अंदर? मेजोरिटी में कौन था? थर्ड स्टेट के लेस प्रोस्पेरस जो लोग थे वो लोग, ठीक है। अब जैकोबिन क्लब लोग वाले जो लोग थे वो इस तरह की ड्रेस पहनते थे, इस तरीके से दिखते थे एक टाइप से, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग देख लीजिए, फिगर देख लीजिए मतलब। तो मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब वो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स, ये इस लंबे लंबे ट्राउजर, जो स्ट्रिप वाले ट्राउजर्स है ना, वो ट्राउजर्स ये लोग पहना करते थे, ठीक है। और जो आदमी थे वो लोग रेड कैप्स पहनते थे। भाई रेड कैप क्यों पहनते थे? ये रेड कैप को ना लिबर्टी का सिंबल मानते थे। किसका सिंबल मानते थे? लिबर्टी का। इन लोगों को ये लोग कहलाने लगे उस टाइम पे, फिर जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे उनको सैंस क्यूलोट्रेस बोलने लगे, यानी कि दूस विदाउट नी ब्रीचेस, सॉरी न्यू नी ब्रीचेस। अब नी ब्रीचेस क्या होता है? जो हम लोग घुटने के यहाँ तक जो पहनते हैं उसको हम लोग नी ब्रीचेस बोलते हैं, और इनका क्या था? फुल था, तो दूस विदाउट नी ब्रीचेस। ये तो हो गया जैकोबिन क्लब, ओके। अब जैकोबिन क्लब का क्या रोल रहा भाई आगे, कि फ्रांस रिपब्लिक बना। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी ना, क्या थी हमारी फ्रांस अभी इस टाइम तक? क्या है अभी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्रांस क्या बनने वाला है? रिपब्लिक। तो आखिर जैकोबिन क्लब का क्या रोल होता है इसमें? अब मैंने क्या बताया, जैकोबिन क्लब गरीब गरीब लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। मेजोरिटी पॉपुलेशन किसकी थी? गरीब लोगों की थी। तो पॉपुलर कौन हो गया? जैकोबिन क्लब। इसके पास आ गई पावर। अब समर ऑफ 1792 यहाँ पर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जैकोबिन क्लब क्या करता है? जैकोबिन क्लब से पहले हम ये चीज जानते हैं कि जो प्रूशिया नाम की जो कंट्री थी, यानी प्रूशियन पीपल जो थे, वो लोग बहुत गुस्से में थे। क्यों थे भाई? जो खाने की सप्लाई थी ना उस टाइम पे बहुत कम हो चुकी थी, और जो सप्लाई आ रही थी वो भी महंगी पड़ रही थी, यानी कि many Parisians were angered due to high price of food and short supplies of food, right? इस वजह से इन लोग में गुस्सा था, तो इन्होंने क्या करा? रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। अब उस रिवॉल्यूशन को लीड किसने किया? जैकोबिन क्लब ने। जो रिवोल्ट इन्होंने स्टार्ट किया था वो किसकी लीडरशिप में हो रहा था? जैकोबिन क्लब के अंडर में, ठीक है। तो जब ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो फिर जैकोबिन क्लब ने क्या करा? अब इतने सारी पब्लिक आ गई, पावर आ गई, तो वो पैलेस ऑफ ट्यूलरिस पे हमला कर देते। कब करते हमला वो लोग? 10 अगस्त को, 10 अगस्त 1792। ऑन अगस्त 10 1792 दे स्टॉर्म्ड पैलेस ऑफ ट्यूलरिस, ठीक है। हमला कर देते और वहां के जितने भी गार्ड थे उनको वो लोग खत्म कर देते, मार देते। भाई बेचारे ड्यूटी कर रहे थे, पर ये लोग इतने गुस्से में थे कि जाके उन सारे गार्ड्स को मार देते, और जो किंग है उसको हॉस्टेज बना लेते। दे किल्ड द गार्ड्स ऑफ द पैलेस एंड टुक किंग एज द हॉस्टेज। उसके बाद में जो नेशनल असेंबली होती है, जब इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हो चुका है, वापस नेशनल असेंबली नाम की जो गवर्नमेंट बन चुकी है, उसके बाद किस बात का रिवॉल्यूशन? तो नेशनल असेंबली देखती है हमारी पावर हाथ से जाने वाली, वो फटाफट इनके हक में फैसला देते कि चलो जो रॉयल फैमिली है उसको हम लोग जेल में डाल देते, रॉयल फैमिली को जेल में डाल देते। और इनकी क्या डिमांड थी? सबको इक्वल वोट, सबको वोट मिलना चाहिए, तो ये लोग उसको भी एग्री कर देते। तो 21 ईयर्स और उससे ज्यादा की पब्लिक, मैन जो थे, मतलब खाली मैन, उनको वोटिंग राइट मिल जाएगी, मतलब राइट टू वोट फॉर एवरीवन। Every man of 20 years and above now have right to vote। ध्यान से पढ़ना, every man, वुमेन्स को अभी भी राइट नहीं मिला है, ठीक है। तो 21 साल या उससे ज्यादा का कोई भी आदमी है, उसके पास अब वोट करने के राइट है। अब ये मैटर नहीं करता कि वो रिच सेक्शन से है या पुअर सेक्शन से है, वो टैक्स भर पा रहा है या नहीं भर पा रहा है, अब बस उन सबके पास वोट करने का राइट आ चुका था। कन्वेंशन आता है। अब ये कन्वेंशन क्या है? तो अब देखो सबके पास राइट आ चुका था वोट करने का, तो अब इलेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं। गवर्नमेंट को इलेक्शन, यानी कि इलेक्शंस वर हेल्ड। तो अब जो नई गवर्नमेंट बनती है ना, वो अपने आप को नेशनल असेंबली नहीं बोलती,
वो अपने आप को बोलती है नेशनल कन्वेंशन। क्या बोलती है? द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट वॉज कॉल्ड एज नेशनल कन्वेंशन। ये हो गया। अब नेशनल कन्वेंशन जब आता है ना, तो ये क्या करता है, किंग की सारी पावर को खत्म ही कर देता है। अभी तक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अभी भी थोड़ी बहुत पावर किंग के पास है, किंग साइन करेगा तो बिल पास होगा। ओके, अब ये उसको पूरी तरह खत्म ही कर देता है, नेशनल कन्वेंशन बन जाता है, किंग की पावर को खत्म कर देता है, मोनार्की खत्म कर देता है, हमें तो चाहिए ही नहीं कोई रॉयल फैमिली। ब्रिटेन में आज भी मोनार्की है, किंग रॉयल फैमिली चल रही ब्रिटेन में, बट फ्रांस इसको खत्म ही कर देता, बोले हमें तो कोई रॉयल फैमिली चाहिए ही नहीं, हमें पीपल की गवर्नमेंट चाहिए। तो अब क्या करती है न्यूली अपॉइंटेड गवर्नमेंट होती है, वो मोनार्की को अबोलिश कर देती है और फ्रांस को एज ए रिपब्लिक डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, यानी कि किंग की सारी पावर खत्म। अब पीपल क्या कर सकते थे, अब वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुन सकते थे, इवन गवर्नमेंट का हेड कौन होगा वो भी पीपल चुन सकते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लुइस 16 जो थे, उनको जब रिपब्लिक बन जाता है तो वहां की एक कोर्ट उनको सजाए मौत दे देती, उनको सेंटेंस टू डेथ देती। किस चार्ज में देती? ट्रीजन में। ट्रीजन का मतलब क्या होता है, आपकी वजह से देश को खतरा हुआ या आपकी वजह से देश को नुकसान पहुंचा है, उस वजह से आपको चार्ज लगाया जाता है ट्रीजन का, और आपको सेंटेंस टू डेथ दी जाती है, यानी आपको सजाए मौत दी जाती। तो लुइस 16 को खत्म कर दिया जाता है एक पब्लिक प्लेस के अंदर, मतलब पूरी पब्लिक के सामने उनको या तो फांसी दी जाती है, जो भी तरीके से उनको मारा जाता है, और इस तरीके से फ्रांस जो होता है मोनार्की को खत्म करता है और एक रिपब्लिक कंट्री बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, इससे आपको मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन डेली मिलते रहेंगे जब भी मैं उस वीडियो को डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।